चैप्टर नंबर 1 जो कि दे रखा है क्या, वास्तविक संख्या। अब से हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जो भी चैप्टर दिए गए हैं उनके हिसाब से। जैसे वास्तविक संख्याओं में कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पता लगाएंगे कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ये सारी चीजें। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होंगी। तो भाई ध्यान रखें, परिमेय संख्या वो होंगी जो भिन्न के रूप में होंगी। अर्थात दूसरी भाषा में बात करूं तो ऐसी संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में होंगी, वही क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और ध्यान रखना, इसका जो Q है वो हर हालत में 0 नहीं होना चाहिए। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो 0 का किसी में भी भाग दोगे। अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, एक बाय डिफॉल्ट लिख दिया कि Q मेरा 0 है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, P अपॉन 0। और 0 किसी भी संख्या को भाग दे नहीं सकता, तो जगह क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है या अपरिभाषित आ जाता है। तो Q को हम 0 नहीं रख सकते। ये चीज समझ में आ गई। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जो P अपॉन Q के रूप में होती है और Q उनका क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं हम। जैसे 2/3 हो गया, 7/8 हो गया। रूट के अंदर 4 कर दूंगा तो देखो रूट के अंदर 4 कैसे परिमेय संख्या है बेटा, 4 को खोलूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। बट्टे में 1 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो रूट 4 भी कैसी संख्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन सकती है। या मैंने बोल दिया 3√25, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जब इसे मैं तोड़ूंगा तो कितना, 3, 25 को बाहर निकालूंगा 5 बन के निकले जाएगा, और 3 का 5 में गुणा कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी। अब बट्टे में तो वो तो हमारी मर्जी है, लगा दिए बट्टे में, क्योंकि जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो उसके बट्टे में हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है, परिमेय संख्या क्या क्या होती है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो भिन्न को दर्शाती है, ऐसी संख्याएं जो भिन्न को दर्शाती है, कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ तक किस चीज से समझ पा रहे हो? अगर कुछ लोगों को ये डाउट है कि सर अगर मान लो हमने 7 लिखा तो क्या ये परिमेय संख्या है। हाँ भाई, 7 हमारी परिमेय संख्या है। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि परिमेय संख्या कैसी है, आपने तो बोला भिन्न वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रख देना, कहीं भी हो तो हम उसके बट्टे में 1 लगा देते हैं, बट्टे में 1 लगा के चलते हैं कि भाई क्योंकि 1 की पहली चीज तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 का गुणा, 1 की वैल्यू अगर बात करी जाए, 1 की अगर वैल्यू की बात करूंगा तो ध्यान दे, 1 की वैल्यू गुणा में कुछ नहीं होती है और भाग में कुछ नहीं होती है। गुणा और भाग में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। बट्टे में 1 लग दो या 7 का 1 से गुणा कर दो, 1 की वैल्यू ना गुणा में कुछ होती है ना ही भाग में कुछ होती है। तो ये तो था तुम्हारा परिमेय संख्याओं को लेके जो भी डाटा था। अब परिमेय संख्याओं के बाद अब हम साइड में उतार लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और अपरिमेय संख्याओं को समझ लेते हैं कि भाई अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो भाई देखो, अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्या होती है जो रूट में दी जाती है और जिनका वर्गमूल नहीं हो सकता या अशांत दशमलव में दी जा सकती है। जैसे क्वेश्चन है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अशांत दशमलव है, 3.14 ऐसे ऐसे चलती जाती है, रुकती नहीं है। इसी तरह से
√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से बात करें √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। √8 को खोलोगे तो कितना आएगा? √8 को क्या लिख सकते हैं? 4×8 ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद 4 को हम बाहर निकाल देंगे, 2√2 फिर भी तो रूट के अंदर 2 रह गया। √8 फिर कौन सी संख्या बन गई? अपरिमेय संख्या बन गई। तो ऐसी संख्या है जो जिनका दशमलव रुकता नहीं है, दशमलव प्रसार चलता जाता है, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू चलती चलती जाती है, वो सब संख्या कौन सी कहलाएंगी? अपरिमित संख्या कहलाएंगी। इसमें क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ में कि दशमलव प्रसार यानी कि जो डेसिमल है चलता रहता है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमित संख्या कहलाती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शून्य कैसी संख्या है, या दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है। इस टाइप के अभाज्य संख्याओं के बारे में तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जस्ट अभी हम लिखवा देंगे। ध्यान रखना, एक शून्य के ऊपर टिप्पणी होती है, शून्य। तो शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो शून्य ना तो, हाँ भाई यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया अपरिमेय संख्याओं तक, और बता भी दिया दशमलव प्रसार इसका चलता रहता है, और शून्य के बारे में भी बता दिया, शून्य ना तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। अब इसके आगे एक, अगर मान लो दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या ए दूसरी संख्या बी, और इसका एलसीएम दे रखा है, और अगर इसका एचसीएफ भी दे रखा है, ये तो हो गया फॉर्मूला। तो हो सकता है कि तुम्हें कोई भी तीन वैल्यू दे देगा, ए दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, ए दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तुमसे बी की वैल्यू पूछ लेगा। या ऐसा भी कर सकता है, ए और बी दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ सकता है। इसके अलावा ए एचसीएफ और बी दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि कैसे कैसे देगा और कैसे कैसे हमें करना पड़ेगा। एक ऐसा ही कोई एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसे कि एक संख्या है ए 12 और दूसरी संख्या बी 21 दे रखी है। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इसका एलसीएम दे रखा है 84, और इसका तुमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है कि भाई इसका एचसीएफ क्या है। तो फॉर्मूला हमारा जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या दे रखा है भाई? 12 दे रखा है। बी कितना दे रखा है भाई? 21 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 12 गुणा 21, ये 84 या मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा? अकेला एचसीएफ। अब जिसको भाई 21 का टेबल आता होगा उसके लिए तो डायरेक्ट है, वरना 12 का टेबल आता होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 साते 84, 7 बार कट गया। और ये 7 से ये 21 कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा, क्योंकि 7 के पाड़े में 3 बार क्या आ जाता है? 21 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम अपना एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। तो यानी कि जो हमारा एचसीएफ पूछा गया था वो हमारा 3 आ गया। अब जितने लोगों को ये नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो सुन लें। एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं और एचसीएफ को मासा बोलते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो उसमें क्या था, फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्ट इसका आंसर निकालना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब हमारा हो गया इसमें, और मैंने बता दिया एलसीएम को लासा और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। और अगर बात करें एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल। इसकी ये फॉर्म हो गई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे हमें आंसर करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कैसी होंगी? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? देखो भाई, अपनी तरफ से कोई भी हमने परिमेय संख्या ले ली और उसके समतुल्य मतलब उसके इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, समान नहीं, समतुल्य की बात कर रहा है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली भाई, मान लो 2/3 ले ली। अब इसके समतुल्य कौन सी संख्या ले सकता हूँ? मैं 4/6 भी ले सकता हूँ। क्यों? मैंने क्या किया, ऊपर 2 का गुणा किया, नीचे 2 का गुणा किया। तो 2/3 में जब मैं 2 का गुणा ऊपर कर दूं, 2 का गुणा नीचे कर दूं, तो आ गई 4/6। अब मैंने क्या किया, इसी 2/3 में ऊपर 3 का गुणा किया, नीचे 3 का गुणा किया, तो ये कितना आ जाएगा? 6/9 आ जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने 6/9। इसके अलावा मैंने 2/3 का गुणा 4/4 के साथ कर दिया, तो 2 चौके 8 आ गया, 3 चौके 12 आ गया। तो फिर ये कितना आ गया? 8/12 आ गया। अब भाई ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, 2 4 6 8, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, और इसी तरह से नीचे 3 6 9 12 15 18 21, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा लास्ट में? भाई ये तो ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जितना मर्जी है उतना चलाते रहो। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होंगे? तो वहां इसका आंसर आएगा अनंत। अनंत या अपरिभाषित, यानी कि हम इसका आंसर नहीं दे सकते, या अनंत संख्याएं होंगी। भाई तुम्हें 2 3 4 दे रहा है, तुम 10,000 20,000 40,000 से गुणा कर दो, लाखों से गुणा कर दो, करोड़ों से गुणा कर दो, तो संख्या तो आगे बढ़ती रहेंगी, ये नहीं रुकेंगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो भी अनंत होगा, वही तुम्हारा एकदम कैसा आंसर जाएगा? सही आंसर जाएगा। पहले इतनी सारी चीजें नोट डाउन कर लो।